कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। अब जो डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने सेकंड टर्म में भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं, कभी वो भारत का नाम लेकर कहते हैं कि भारत हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री है, भारत की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, हम मेड इन इंडिया एप्पल और सैमसंग के फोन्स के ऊपर 25% का टैक्स लगाएंगे। अब इसी को लेकर एक नई स्टडी सामने निकल कर आई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल कंपनी और जो एप्पल कंपनी के भारत में सप्लायर्स हैं वो लगातार भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद बढ़ोतरी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एक्सटेंड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। वर्कर्स के लिए तेजी से डॉर्मिटरीज बनाई जा रही हैं और जो एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि एप्पल कंपनी डोनाल्ड ट्रंप से सीधा टक्कर ले सकती है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी लगातार पुश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप मेड इन अमेरिका आईफोन का प्लान को ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी भारत की जगह अमेरिका में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 70 से 80% तक ड्रॉप हो जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत से आने वाले आईफोन्स के ऊपर 25% का टैरिफ भी लगा देते हैं तो वो 25% टैरिफ पे करने के बाद भी एप्पल कंपनी को भारत में बने एक आईफोन प्रो मॉडल के ऊपर $450 का फायदा होगा। जबकि अगर एप्पल कंपनी अमेरिका में आईफोन्स मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन लाइन को अगर अमेरिका शिफ्ट करना पड़ेगा तो वहां की प्रोडक्शन लाइन में जो भी एक आईफोन में बनेगा उसमें केवल $60 का प्रॉफिट होगा। एक तरफ मेड इन इंडिया में $400-500 का प्रॉफिट हो रहा है और कहां पर अमेरिका में केवल $60 से $70 का प्रॉफिट। भारत में लो कॉस्ट लेबर और कम कीमत के ऊपर सोर्सिंग हो जाती है। एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में प्रोडक्शन करती है तो कंपनी को वर्कर्स एटलीस्ट 10-15 गुना ज्यादा सैलरी के ऊपर रखने पड़ेंगे। भारत में तो स्पीड से काम हो रहा है। अमेरिका में लेबर लॉस काफी स्ट्रांग है, छोटे मोटे केसेस के ऊपर ही $1 की पेनल्टी देनी होती है। अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं तो आईफोन की कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कीमतें बढ़ाई गई उसके कारण अगर सेल्स में कमी आती है तो उसका प्रभाव कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा और जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इन्वेस्टर्स का भरोसा कंपनी के ऊपर से उठ सकता है और स्टॉक प्राइस मार्केट में क्रैश हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है वो भी 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनका ये सेकंड टर्म है और अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल कंपनी भी पुश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आईफोन्स को अमेरिका में बनाने की जिद को छोड़ दें। एप्पल कंपनी ने भी अपने लॉबिस्ट एक्टिवेट कर दिए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और टर्की को लेकर। रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रेस टैक्स की थी, ड्रोन अटैक्स भी किए और म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी हमलों को रोकने में फेल हो गए थे। पाकिस्तान की जो टॉप 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हैं HQ-9 और HQ-16। ये दोनों ही पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए हैं जो कि बुरी तरह से फेल हो गए हैं। इसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अब टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की के पास साइपर 1 और साइपर 2 एयर डिफेंस सिस्टम है। साइपर 1 सेना में इंडक्ट कर दिया गया है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है और ये एक साथ 100 टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और 10 को एक साथ एंगेज कर सकता है। वहीं पर साइपर 2 के प्रोटोटाइप के ऊपर भी काम जारी है एंड इसकी रेंज 150 किलोमीटर की बताई जा रही है। यानी पाकिस्तान की सेना अब टर्की से एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करेगी, फिर भारत जब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करेगा तो अगली बार टर्की का भी नाम बदनाम होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील 3 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। कल से उनकी मीटिंग स्टार्ट होंगी और ये माना जा रहा है कि मालदीव्स अगेन भारत से फाइनेंशियल एड मांगने वाला है। अब ये देखना होगा कि क्या इस बार भारत की सरकार फिर से मालदीव्स की मदद करती है या फिर नहीं। वैसे आपको याद दिला दूं, मालदीव्स वही देश है जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू ने इंडिया आउट कैंपेन के दम के ऊपर इलेक्शन जीता था और प्रेसिडेंट बनने के बाद तुरंत ही भारतीय सेना को वहां से वापस भेज दिया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अजरबैजान और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पंजाब केसरी के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब अजरबैजान को क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। पहलगाम हमले और उससे पहले भी कश्मीर मसले के ऊपर अजरबैजान पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है, इसलिए अब भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब इसका नुकसान अजरबैजान को होने वाला है क्योंकि अजरबैजान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 98% क्रूड ऑयल भारत ही परचेज करता था, लेकिन अब अजरबैजान को अपने लिए नया बायर ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से और अमेरिका के सोल्जर्स एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में आर्मी ने रोड्स के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट लीडर्स के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। कट्टर इस्लामिक संगठन स्टूडेंट लीडर्स का साथ दे रहे हैं और तख्ता पलट की संभावना और भी तेज हो गई है।
शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन करने के बाद अब बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि यूनुस ने जो अपनी कैबिनेट में स्टूडेंट लीडर्स को शामिल करके उन्हें मिनिस्टर्स के लेवल का प्रोटोकॉल दिया हुआ है उसको बंद किया जाए और सभी स्टूडेंट लीडर्स को सरकारी पदों से हटाया जाए। दरअसल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और आंदोलन के कारण ही शेख हसीना बांग्लादेश से चली गई थी। स्टूडेंट लीडर्स के सपोर्ट से ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का हेड चुना गया था। इसलिए मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ स्टूडेंट लीडर्स को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया बल्कि कई सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का भी काम स्टूडेंट लीडर्स को ही दिया और ये सब बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। अब ये स्टूडेंट लीडर्स बांग्लादेश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहते हैं जिसमें काफी समय लगेगा, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि बांग्लादेश के अंदर जल्दी से चुनाव किए जाएं एंड अब बांग्लादेश की आर्मी भी इन सब पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट में आ गई है। इसलिए बांग्लादेश आर्मी ने दिसंबर तक का समय दिया है इलेक्शंस करवाने के लिए। इस पूरे मसले में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सपोर्ट में स्टूडेंट लीडर्स आ गए हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन आ गए हैं। ये लोग जल्दी से इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। सामने बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और उनके सपोर्टर्स हैं जो जल्दी से इलेक्शंस चाहते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि बांग्लादेश में कभी भी सैन्य शासन आ सकता है और बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर फिर से वही हाल होगा जो शेख हसीना के समय हुआ था, यानी कि बांग्लादेश दोबारा से सिविल वॉर की ओर बढ़ सकता है और सिविलियन कैजुअलिटीज दोबारा से हो सकती हैं। अभी जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर आ खड़ी हुई है, इस बीच अमेरिका की सेना बांग्लादेश पहुंच रही है। पहले एडवांस पार्टी आई थी, अब धीरे धीरे बाकी ट्रूप्स भी बांग्लादेश आ रहे हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने म्यांमार के ठीक साथ कॉक्स बाजार रीजन में अमेरिका को अपना बेस बनाने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद अब यूएस आर्मी यहाँ से म्यांमार की अराकन आर्मी और बाकी रिबल ग्रुप्स को सपोर्ट करेगी और म्यांमार आर्मी को सत्ता से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी वापस लाए। लेकिन यूएस आर्मी खुद ही टेंशन में आ गई है क्योंकि बांग्लादेश में आर्मी रूल की संभावना बनते दिखाई दे रही है। ऊपर से बांग्लादेश आर्मी चीफ कुछ हफ्ते पहले रशिया जाकर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और अब बांग्लादेश आर्मी चीफ नेक्स्ट चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ मिलने वाले हैं। बांग्लादेश आर्मी अगर तख्ता पलट करती है तो क्या पता यूएस आर्मी को बांग्लादेश से वापस भी जाना पड़ सकता है। कहने का मतलब है कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है और बांग्लादेश के अंदर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से और ये रिलेटेड है भारत पाकिस्तान सीज फायर से। इस न्यूज से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही अमेरिकन और इवन उनकी पार्टी के जो लोग उनके साथ उठ बैठ कर काम कर चुके हैं वही उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। भारत को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अभी तक 12 से 15 बार ये रिपीट कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, ट्रेड का सहारा लिया, वरना एक न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकता था। कहने का मतलब है कि वो क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इसी हरकत के ऊपर अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने एक स्टेटमेंट दी है जो आपको भी सुननी चाहिए। अभी जो जॉन बोल्टन है ये कभी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे और खास बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2018 से 19 तक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काफी क्लोजली काम करने का इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट काफी इंपॉर्टेंस रखती है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं। अभी जो अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन है, इनको भारत की टॉप न्यूज एजेंसी एएनआई ने इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट किया था और पहलगाम हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सीज फायर के ऊपर बयान दे रहे हैं उसके ऊपर सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि मुझे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा करना इरिटेटिंग है, लेकिन भारत को लेकर कुछ पर्सनल नहीं है। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो हर एक चीज के लिए क्रेडिट लेने का काम करते हैं। जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की थी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भी उस कॉल के ऊपर थे और न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के और कई सारे देश उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी और भी देशों ने प्रयास किए होंगे। लेकिन ये टिपिकली डोनाल्ड ट्रंप है जो बीच में कूद कर आ जाते हैं ताकि किसी और को क्रेडिट ना मिल पाए। मुझे पता है कि ये इरिटेटिंग है, यानी कि चिढ़ाने जैसा और गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसमें भारत के खिलाफ कुछ नहीं है। बस डोनाल्ड ट्रंप की तरह बिहेव कर रहा है। ये कहना है अमेरिका के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।